Hello everyone, welcome to our YouTube channel NCRT on your tips. I am Naresh. In this video, we are going to discuss sectors of the Indian economy. Friend, इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा. Lot to know, lot to discuss. This lecture is important for school exam, scholarship exam and various competitive exams. So let's begin our chapter. So student, आप लोगों ने 8 और 9th क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे जो इकोनॉमी है उसमें बेसिकली आपके 3 सेक्टर्स होते हैं. वैसे तो आपके टोटल 5 सेक्टर्स होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में 3 सेक्टर्स को डिस्कस किया गया है. दीज सेक्टर्स आर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर. सो लेट अस लुक एट दिस पिक्चर. यू विल फाइंड पीपल आर एंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जिससे हमारी मतलब पूरी कंट्री रन करती है वो कौन कौन सी है. देखो आपकी जो फर्स्ट पिक्चर है इसके अंदर जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, इनको पेड सेल करने आया है. ठीक है, तो इससे इसका क्या करता है, इकोनॉमी को हमारा कंट्रीब्यूशन करता है. सेकंड पिक्चर में क्या हो रहा है, आपके ब्रिक फॉर्मेशन. थर्ड पिक्चर में आपके जो ये कुली हैं, जो ट्रेन्स के जितने भी लगेजेस होते हैं वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. और इसमें देखो एग्रीकल्चर, ये कॉटन क्रॉप है, इसको क्या कर रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है. और ये है आपके सर्विस पे, ये शॉप है और ये शॉप क्या कर रही है, इनको ये सेल कर रही है. So there are many activities that are undertaken by directly using natural resource. Take for example the cultivation of cotton. It takes place within a crop season. For the growth of the cotton plant, we depend mainly but not entirely on natural factors like rainfall, sunshine and climate. The product of this activity, cotton, is a natural product. Similarly, in the case of an activity like dairy, we are dependent on the biological process of the animals and availability of fodder. तो आपके जो क्रॉपिंग करना हुआ कॉटन की, ये किसके अंदर आएगा, आपके प्राइमरी फैक्टर के अंदर आएगा, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा. और जो आपके एनिमल हस्बेंड्री है ये भी किसके अंदर आएगा, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा. सो द प्रोडक्ट हियर मिल्क एज इन ए नेचुरल प्रोडक्ट. सिमिलरली मिनरल्स एंड ओर्स आर ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट. When we produce a goods by exporting natural resources, it is an activity of the primary sector. तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, जितने भी हमको चीज़ें नेचर से मिलती हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, मच मॉडिफिकेशन ज़्यादा नहीं करते हैं, ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं. तो वो क्या होता है, हमारे प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड चीज़ें होती हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके एग्रीकल्चर. वाई प्राइमरी? इट फॉर्म द बेसिस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक. सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री. द सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर. तो आपके जो प्राइमरी सेक्टर है उसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, डेयरी फार्मिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर. वाई? बिकॉज इसमें जितनी भी चीज़ें हैं उनमें हम लोग ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं और हमको वो चीज़ें कहाँ से मिल जाती है, नेचर से मिल जाती हैं. जैसे क्रॉपिंग है तो क्रॉपिंग में हम लोगों ने ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं किया, हम लोगों ने बस क्या किया, उसको सोइंग किया, देन हार्वेस्ट किया और हमको इजीली जो क्रॉप है, ग्रेन्स, वो मिल गए. ऐसे ही हमारी डेयरी है, जो हमारा मिल्क है उसको हम लोगों ने एनिमल्स हम लोगों ने डोमेस्टिकेट किए, पाले, और उनसे हम लोगों ने सीधा मीट कंज्यूम कर लिया और मिल्क कंज्यूम कर लिया. द सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, इसमें चीज़ें चेंज कर जाती हैं. इसमें क्या होता है, जो नेचुरल प्रोडक्ट होता है उसकी क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर होती है, हमारे इंडस्ट्री में की जाती है. सो द सेकेंडरी सेक्टर activities cover in which natural products are changed into form through ways of manufacturing that we associate with the industrial activity. It is the next step after primary. The product is not produced by nature but has to be made, and therefore some process of manufacturing is essential. इसमें क्या होता है, जो हमें चीज़ें नेचर से मिलती हैं उनमें कुछ मच मॉडिफिकेशन करके, ज़्यादा मॉडिफिकेशन करके उनमें उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है यहाँ पे फैक्ट्रीज़ में, तभी वो चीज़ क्या करते हैं, हमारे लिए प्रोडक्ट बन सकता है. दिस कुड बी इन ए फैक्ट्री, ए वर्कशॉप और एट ए होम. ये कहीं पर भी हो सकता है, ये आपके फैक्ट्री में भी किया जा सकता है, आपके घर पर भी किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन yarn
एंड वीव क्लोथ। तो आपके जो कॉटन होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, फाइबर उसको निकाल के और उससे क्या बनाते हैं, उनको गट्ठी यानी कि स्पिन, यान का मतलब होता है गट्ठी में लगाते हैं और उससे क्या बनाते हैं, हम लोग क्लोथ बनाते हैं। देन यूजिंग शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड़। और जो हमारा गन्ना होता है उससे हम लोग क्या बनाते हैं, चीनी या फिर गुड़ बनाते हैं। सो वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउस एंड बिल्डिंग। और ऐसे ही आपकी जो मिट्टी होती है उससे हम लोग क्या बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं और उनको कहाँ पर यूज में लेते हैं, हम लोग बिल्डिंग बनाने के यूज में लेते हैं। सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज दैट केम अप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो जितने भी अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिए, एक में आपके क्लॉथ बन रहा है, दूसरे में आपका गुड़ बन रहा है, चीनी बन रही है, और तीसरे में आपके ब्रिक फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये कहाँ पर हो रहा है, आपके सेकेंडरी सेक्टर में होगा। After primary and secondary, there is their third category of activities that fall under tertiary sector. The next आपका जो सेक्टर है वो है टर्सरी सेक्टर। इसमें आपके बेसिकली क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू। These are activities that help in the development of the primary and secondary sector. तो ये टर्सरी सेक्टर क्या करता है, आपके प्राइमरी और जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको हेल्प करता है। कैसे? These activities by themselves do not produce a good but they are an aid or the support of the production process. ये जो प्राइमरी सेक्टर आपके टर्सरी सेक्टर है ये कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता, बट ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं प्राइमरी सेक्टर में और सेकेंडरी सेक्टर में उसको सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है आपके प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। फॉर एग्जांपल, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन द प्राइमरी or secondary sector would need to be transported by trucks or trains and then sold in the wholesale or retail shop. At times it may be necessary to store these in godowns. तो जो आपके प्राइमरी सेक्टर में और सेकेंडरी सेक्टर में जो चीज़ बनती हैं उनको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, उनको ट्रक चाहिए, ट्रेन चाहिए, और उनको स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए, गोडाउंस की ज़रूरत भी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड कराता है, आपके टर्सरी सेक्टर प्रोवाइड कराता है। इसमें देखो कोई जो टर्सरी सेक्टर है कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा है बल्कि कर रहा है सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। जैसे ट्रेन प्रोवाइड करवाई उसने, बसेस ट्रक प्रोवाइड करवाए उसने, गोडाउंस प्रोवाइड करवाए। सो वी ऑल्सो मे नीड टू टॉक टू अदर ओवर टेलीफोन और सेंड लेटर्स और बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स टू हेल्प प्रोड्यूस एंड ट्रेड ट्रांसपोर्ट स्टोरेज कम्युनिकेशन बैंकिंग ट्रेड आर सम एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी एक्टिविटी। तो आपके जो बैंकिंग से हम लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं, कम्युनिकेशन है कि हम लोग फ़ोन वगैरह भी हम लोग करते हैं, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी यूज़ हम लोग करते हैं। तो ये सारे जो सेक्टर्स हैं क्या कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कि कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, आपके टर्सरी सेक्टर के एग्जाम्पल्स हो गए। सिंस दीज एक्टिविटीज जनरेट सर्विस रेदर देन गुड्स, द टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। तो जो टर्सरी सेक्टर है उसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं। तो सर्विस सेक्टर also include some essential services that may not directly help in production of goods. For example, we require teachers, doctors and those who provide personal services such as washermen, barbers, cobblers, lawyers and people to do administrative and accounting work. तो जो सर्विस सेक्टर है वो डायरेक्टली कभी कभी इनडायरेक्टली भी क्या करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे टीचर्स हैं, ये क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, एक तरह हमारी कंट्री के लिए ह्यूमन रिसोर्स तैयार करते हैं एक अच्छा। डॉक्टर्स आपके करते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ को अच्छी करने में ध्यान देते हैं। इंजीनियर्स आपके क्या करते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करने में हेल्प करते हैं। ऐसे वाशरमैन साफ सफाई का काम करते हैं। सो इन रिसेंट टाइम्स सर्टेन न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी एक्सेट्रा हैव बीन इम्पॉर्टेंट। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं ये भी क्या है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती जा रही हैं। So, comparing the three sectors, the various production in the primary, secondary and tertiary produce a very large number of goods and services. Also, the three sectors have large number of people working in them to produce these goods and services. तो तीनों ही सेक्टर आपके हमारी कंट्री में देखने को मिलेंगे और किसी भी कंट्री में ये देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि और किसी भी कंट्री की इकोनॉमी अगर अच्छी चले उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर प्राइमरी सेक्टर भी अवेलेबल हो, सेकेंडरी हो और टर्सरी सेक्टर भी अवेलेबल होना चाहिए। सो द नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर इज टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मेनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर इन एन इकोनॉमिक। देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर
which are dominant in terms of total production and employment, while other sectors are relatively small in size. तो इसमें क्या होता है, कभी कभी इनका जो साइज होता है वो वेरी कर सकता है. जैसे अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो उसकी जो मास पॉपुलेशन है इंडिया की, वो किस में ज़्यादा इंक्लूडेड है, आपके एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व है. लेकिन जो हमें जो प्रोडक्शन आता है, ठीक है, वो जो प्रॉफिट होता है, जो इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमको नज़र आता है, वो कहाँ से नज़र आता है, आपके सेकेंडरी सेक्टर से और टर्सरी सेक्टर से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है. सो हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर. तो कैसे हम लोग क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज का कैटेगराइजेशन कर सकते हैं कि हम लोग जान सके कि किस सेक्टर से कितना प्रोडक्शन आया है. So with so many thousands of goods and services produced, you might think this is an impossible task. Not only would the task be enormous, you might also wonder how we can add up car and computer and nails and furniture. It would not make a sense. You are right in thinking too. So to get around this problem, economics suggests that the value of goods and services should be used rather than adding up the actual number. For example, if 10,000 kgs of wheat is sold at rupees 8 per kg, the value of wheat will be 80,000. The value of 5,000 coconuts at rupees 10 per coconut will be 50,000. Similarly, the value of goods and services in the three sectors are calculated and then add up. तो इतने सारे हमारे जो तीन सेक्टर्स हैं, इसमें कहीं पे गुड्स हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहीं पे सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो इसकी जो वैल्यू है उसको इमेजिन करना एक बड़ा क्रूशियल टास्क हो जाता है हमारे इकोनॉमिक्स के लिए. तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी जो फाइनेंशियल वैल्यू है, जो इकोनॉमिक वैल्यू है, उसी को कैलकुलेट करते हैं. रिमेंबर, देयर इज वन प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेक. नॉट एवरी गुड फॉर सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड. इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. तो हम लोग जितने भी हमारे गुड्स होते हैं, यहाँ पे गुड्स का मतलब सामान से है, वस्तु से है, चीज़ से. तो यहाँ पर हम लोग कौन सी चीज़ को या कौन सी गुड्स को इंक्लूड करते हैं हमारे प्रोडक्शन में, फाइनल गुड्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं और सर्विसेज को हम लोग इसके अंदर इंक्लूड करते हैं. जैसे आपके जो हम लोगों ने शुगर बनाया, तो शुगर जैसे आपके ब्रेड है, तो ब्रेड कैसे बनी, आपके गेहूँ हुआ, गेहूँ को पीसा गया, फिर उसको फैक्ट्री में डाला गया और फैक्ट्री से फिर आपके जो ब्रेड है वो क्या है, आपकी फाइनल गुड होगी. और इसमें इनिशियल गुड क्या थी, आपके गेहूँ, वीट. तो इसमें हम लोग जो ब्रेड का जो वो होगा, अमाउंट होगा, उसको हम लोग किस में इंक्लूड करेंगे, आपके प्रोडक्शन में इंक्लूड करेंगे. टेक फॉर इंस्टांस ए फार्मर हु सेल वीट टू फ्लोर मिल फॉर रुपीज़ 8 per kg. The mills grind the wheat and sell the flour a biscuit company rupees 10 per kg. The biscuit company use the flour and things such as sugar and oil to make 4 packets of biscuit. It sell biscuit in the market to the consumer for 16. Biscuits are the final goods that reach the consumer. तो इसमें भी वही एग्जांपल बता रखा है कि कैसे बिस्किट कैसे बना, और बिस्किट जब बिक जाएगा, कंज्यूमर के हाथ में चल जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे फाइनल गुड्स. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इनिशियल गुड्स क्या होते हैं और फाइनल गुड्स क्या होते हैं. इस एग्जांपल में आपके जो इनिशियल गुड है वो है वीट, और आपके फाइनल गुड्स है वो क्या है, बिस्किट, जो कंज्यूमर के हाथ में आया है. सो व्हाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड. तो हमेशा हम लोग फाइनल गुड्स और सर्विसेज को काउंट क्यों करते हैं हमारे इकोनॉमिक सेक्टर्स में. इन कॉन्ट्रास्ट टू फाइनल गुड्स, गुड्स सच एज वीट एंड द वीट फ्लोर इज द एग्जाम्पल आर इंटरमीडिएट गुड. तो वीट से लेके बिस्किट बनने तक के बीच में जितने भी आपके वो आटा बनने के बाद उसको गीला किया गया, उसमें शुगर एडअप किया गया, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स. सो इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. The value of final goods already include the value of all the intermediate goods that are used in making the final good. तो जैसे स्टार्टिंग में आपके यहाँ पे एग्जांपल में जो 8 रुपीज़ के आपके फ्लोर मिल में आपका जो आटा था उसकी रेट थी, और लास्ट में जो बिस्किट रेट है वो कितनी है, 60 रुपीज़ है, यानी कि 50 पर पैकेट. तो जब आपके फाइनल गुड्स होती है, इसमें आपके जो पीछे की जितने भी कॉस्टिंग होती है वो सारी इंक्लूड कर ली जाती है. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे जीडीपी है उसके अंदर हम लोग किसको इंक्लूड करते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड करते हैं.
Okay, so the value of all the intermediate goods that are used in making the final goods, hence the value of rupees 60 for the biscuit already include the value of rupees 10. Similarly, the value of other intermediate goods would have been included. To count the value of the flour and wheat separately is therefore not correct, because then we would be counting the value of the same thing number of times, first as wheat, then as flour, and finally as biscuit. तो हम लोग किसका ऐड करते हैं, सिर्फ हमारे फाइनल गुड्स को ही इसमें ऐड करते हैं. द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर. तो हमारे जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें हम लोग करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, एक पूरे साल के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसकी टोटल वैल्यू काउंट करते हैं, और इसी तरीके से आपके जितने भी सर्विसेज हैं और जितने भी आपके गुड्स हैं उन सब के कैलकुलेट करके हमारी क्या बनती है, जीडीपी बनती है. तो जीडीपी क्या है, द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर्स gives what is called the GDP of a country. It is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year. तो एक वर्ष के अंदर, एक साल के अंदर जितना भी हमारा प्रोडक्शन हुआ है, चाहे वो सर्विसेज से हुआ है चाहे वो गुड्स यानी कि सामान बनकर हुआ है, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारी जीडीपी कैलकुलेट की जाती है उससे. सो इन इंडिया द मैमूथ टास्क ऑफ measuring GDP is undertaken by a central government ministry. This ministry, with the help of various government departments of all the Indian states and union territories, collect information relating to total volume of goods and service and their price and then estimate the GDP. तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो बेसिकली इसके लिए वर्क करती है. और वो कैसे वर्क करती है, वो जितने भी स्टेट्स हैं उन सबको बोलती है, जितने भी यूनियन टेरेटरीज हैं उन सबको बोलती है कि आप लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो कि एक साल के अंदर कितना गुड्स प्रोड्यूस की गई हैं और कितनी सर्विसेज दी गई हैं, और उन सबको कैलकुलेट करके हमारे किसका एस्टीमेट बनाया जाता है, जीडीपी का एस्टीमेट बनाया जाता है. जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस मतलब सब सारा, डोमेस्टिक मतलब हमारे घर में हुआ है, और प्रोडक्ट मतलब सामान वस्तु. हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स. Generally, it has been noted from the histories of many now developed countries that at initial stages of development, primary sector was the most important sector of economic activity. तो हमारी जो हिस्ट्री है उसमें देखा जाता है कि जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है, किसके लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए. सो एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू prosper, it produced much more food than before. Many people could now take up other activity. तो अगर हमारे जो प्राइमरी सेक्टर है अगर वो रियल में अच्छा वर्क करता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी जो फार्मिंग है, हमारी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा, हमारे उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना पड़ेगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं. ओके. So there were increasing number of crowd person and traders, buying and selling activities increased many times. Besides, there were also transporters, administrators, army, etc. However, this stage, most of the goods produced were natural products from the primary sector, and most people were also employed in this sector. तो आपके जो इंडिया की बात करें तो इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि जो ज़्यादा हमें इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन मिलता है वो टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर से मिलता है, लेकिन जो हमको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है वो कौन सा देता है, हमें प्राइमरी सेक्टर देता है. और प्राइमरी सेक्टर में भी जो आपकी एग्रीकल्चर है वहाँ पर हमारी मास ऑफ द पॉपुलेशन अपना कंट्रीब्यूशन देती है. सो ओवर ए लॉन्ग टाइम पीरियड एंड स्पेशली because new methods of manufacturing were introduced, factories came up and started expanding. तो आपके जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है वो किस में हुआ है, सेकेंडरी सेक्टर में, जहाँ पर की क्या की जाती है, आपके थिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है. तो वहाँ का जो ग्राफ है वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड करता जा रहा है, और अब वहाँ की तरफ लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना शुरू कर रहे हैं. तो दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्क ऑन फार्म्स नाउ बिगेन टू वर्क इन फैक्ट्रीज इन लार्ज नंबर. तो अभी तक जो ज़्यादा लोग किस में काम करते थे, एग्रीकल्चर में काम करते थे, वो कहाँ पर शिफ्ट होता जा रहा है, वो पूरा पॉपुलेशन कहाँ पे शिफ्ट हो रही है, आपके धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर में, फैक्ट्री में शिफ्ट होती जा रही है. दे वर फोर्स टू डू सो एज यू रीड इन हिस्ट्री चैप्टर्स.
people began to use many more goods that were produced in factories at cheap rates. Secondary sector gradually became the most important in total production and employment. Hence, over time, a shift had taken place. This means that the importance of the sector had changed. तो इनिशियली आपकी जब कंट्री इंडिपेंडेंस हुआ था तब आपके एग्रीकल्चर का जो ग्राफ था वो ज़्यादा उसमें ज़्यादा पॉपुलेशन वर्क करती थी, लेकिन अभी धीरे धीरे वो कहाँ पर शिफ्ट करती जा रही है, सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट करती जा रही है. सो इन द पास्ट 100 years फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्सरी सेक्टर इन डेवलप्ड कंट्रीज. और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें क्या हुआ, अभी सेकेंडरी सेक्टर से भी वो कहाँ पर शिफ्ट कर गए, वो टर्सरी सेक्टर में शिफ्ट कर गए. So the service sector has become the most important in terms of total production. Most of the working people are also employed in the service sector. This is general pattern observed in developed countries. तो उसमें डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी होती हैं, जहाँ पे आपके जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो किस में कंट्रीब्यूट करती है, अपना टर्सरी सेक्टर में कंट्रीब्यूट करती है. डेवलपिंग कंट्रीज कौन से होते हैं, जिसमें जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा थोड़ा रेशियो रहता है आपके एग्रीकल्चर में, सेकेंडरी सेक्टर में और आपके टर्सरी सेक्टर में. और जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनमें जो एग्रीकल्चर का जो परसेंटेज होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है. सो व्हाट इज़ द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द थ्री सेक्टर्स इन इंडिया ओवर द ईयर्स. देयर हैव बीन चेंजेस सिमिलरली टू द पैटर्न ऑब्जर्व्ड फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज. वी शॉल शो इन द नेक्स्ट सेक्शन. तो हमारे जो इंडिया है वहाँ पर चीज़ें कैसे काम करती हैं, किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है किसका कम है, उसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं. तो आपको जो ये ग्राफ्स के अंदर नज़र आया है इसमें देखो आप लोग के कि 1973 के अंदर जो आपके ये वाला जो स्केल है स्टूडेंट वो शो कर रहा है करोड़ को, रुपीज़ करोड़ में, और जो ये वाला है वो कर रहा है सेक्टर्स को और ईयर्स को. ठीक है. और जो ये ग्रीन है वो कर रहा है आपके टर्सरी सेक्टर को, रेड आपके कर रहा है सेकेंडरी सेक्टर को, एंड दिस वन ब्लू आपके कर रहा है प्राइमरी सेक्टर को. तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 2013 और 14 का जो ईयर है उसमें जो ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारी वो किस सेक्टर में वर्क कर रही है, आपके टर्सरी सेक्टर में वर्क कर रही है. और जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है पैसे का वो भी कहाँ से आ रहा है, टर्सरी सेक्टर से आ रहा है. फिर सबसे कम किससे आ रहा है, हमारा प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है, देन आपके सेकेंडरी सेक्टर, देन आपके टर्सरी सेक्टर. सो राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर. तो इसमें आपको जो ग्राफ है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा टर्सरी सेक्टर है इसकी प्रोडक्शन क्या कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. सो ओवर द 40 ईयर्स बिटवीन 1973 टू 74 एंड 2013-14 इसमें देखो आपके जो टर्सरी सेक्टर था वो क्या था, कम था, और जो आपके सेकेंडरी सेक्टर था वो बिल्कुल कम था, और जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था वो किसका था, आपके प्राइमरी सेक्टर का था. लेकिन जैसे जैसे आपके डेज आगे बढ़े, साल बीते, वैसे वैसे जो ये ग्राफ है वो कैसे चेंज कर गया, जो प्राइमरी सेक्टर था वो और सेकेंडरी सेक्टर था, टर्सरी सेक्टर था, तीनों में कितना डिफरेंस आ गया. सो वाइल प्रोडक्शन in all three sections has increased, it has increased the most in the tertiary sector. As a result, in the year 2013-14, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. तो प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस करके जो टर्सरी सेक्टर था वो क्या किया, उसका ग्राफ बढ़ गया. फर्स्ट, in any country, several services such as hospital, educational institution, post and services, police station, courts, village administrative office, municipal corporation, defense, transport, bank, insurance company, etc. are required. These can be considered as basic services. तो ये सारी क्या है, हमारी basic services हैं. In a developing country, the government has to take responsibility for the provision of these services. Second, the development of agriculture and industry leads to the development of services such as transport, trade, storage, are the like. As we have already seen, greater the development of the primary and secondary sectors, more would be the demand for such services. Third, as income level rise, certain sections of people started demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospitals, private schools, professional training, etc. You can see this can change quite sharply in cities, especially in बिग सिटी. तो आपके क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपके इनकम लेवल क्या करता है, बढ़ता है, वैसे वैसे उनकी डिमांड बढ़ती है,
और जब डिमांड बढ़ेगी तो उनकी जो लाइफ है वो क्या करेगी, डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगी, और वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो एक्सपेंडिचर होगा वो अपने जो अपना लाइफ स्टाइल है उस पर खर्च करेंगे. Fourth, over the past decade or so, certain new services such as those who based on information and technology have been important and essential. तो आपके पिछले कुछ दशकों में देखा गया है, डिकेड्स में, कि आपके जो टेक्नोलॉजी है ये क्या कर रहा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर बनता जा रहा है. द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली. इन चैप्टर 4 वी शॉल सी एग्जांपल ऑफ दीज न्यू सर्विसेज एंड द रीज़न फॉर देयर एक्सपेंशन. तो टेक्नोलॉजी का जो एक्सपेंशन हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसका हम लोग चैप्टर 4 में देखेंगे. हाउएवर यू मस्ट रिमेंबर दैट नॉट ऑल द, आप लोगों ने देखा कि जितने भी हमारे जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर और आपके सेकेंडरी सेक्टर है, तीनों इक्वली क्या नहीं कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं. सब में क्या कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन हमको देखने को मिलता है. So at one end there are a limited number of services that employ highly skilled and educated workers. At the other end there are a very large number of workers engaged in services such as small shopkeepers, repair person, transport person, etc. These people barely manage to earn a living, and yet they perform these services because no alternative opportunity for work are available to them. Hence only a part of this sector is growing in importance. You should read about दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन. तो आपके जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो आपके सर्विस सेक्टर में हैं, जैसे आपके ट्रांसपोर्ट में, रिपेयर में. तो इनमें ज़्यादा वर्कर्स एंगेज क्यों हैं, क्योंकि अभी हमारी जो कंट्री है उसके पास इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं है कि वो सबको एम्प्लॉयमेंट दे सकें. और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो एम्प्लॉयमेंट सोर्स हैं वो इंक्रीज़ करने पड़ेंगे. सो स्टूडेंट, इस चीज़ को हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे, वाई वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.